Hello, dear learners. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I'm here with the another daily MCQ dose in which we will discuss the frameshift mutation and the cause of it as well as the example associated with it. Moreover, we will solve some questions related to the same. So do watch it and also do like, share and subscribe my channel for more such videos. So let's start understanding what is frameshift mutation. So the frameshift mutation is a kind of genetic mutation in which either a insertion or deletion of a nucleotide takes place so that it shifts the way the sequence is read. यानी कि अगर एक हमारा जीन है उसका हमें पता है कि ट्रिप्लिकेट्स में या ट्रिपलेट में कोडॉन्स रीड किए जाते हैं, तो ये अगर एक जीन का या एक अमीनो एसिड का कोई भी एक कोडॉन है, अब इस 3 न्यूक्लियोटाइड के बीच में या तो एक न्यूक्लियोटाइड डिलीट हो जाए, जस्ट अ मिनट, सपोज ये हमारा एक ओपन रीडिंग फ्रेम है और उसमें ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स लगे हैं, ट्रिपलेट्स में होते हैं कोडॉन्स। अब फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन क्या कहता है? वो ये कहता है कि अगर कोई भी न्यूक्लियोटाइड या तो ये वाला बेस डिलीट हो जाए या तो फिर एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड हो जाए, तो इन दैट केस अगर डिलीशन होता है तो भी जो ओपन रीडिंग फ्रेम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, या तो फिर अगर ऐड हो गया तो भी ओपन रीडिंग फ्रेम जो है वो हमारा क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। तो फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन क्या करता है? इट ऑल्टर्स द रीडिंग फ्रेम ऑफ अ जीन। कुछ एग्जांपल्स हैं जो कॉमनली फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन कराते हैं। फॉर एग्जांपल जो डाई होता है एग्रिडिन ऑरेंज, वो क्या कराता है? फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन। एंड दिस फिगर 17.2 intercalating agents such as proflavin and acridine orange insert themselves between the adjacent bases in the DNA, distorting the 3-dimensional structure of the DNA. अब ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है DNA का, ये इसमें क्या हो रहा है? ये नाइट्रोजनस बेसिस एंड डबल हेलिक्स के बीच में, और यहाँ पे ये जो येलोइश कलर का दिख रहा है वो क्या दिखा रहा है? इंटरकैलेटेड मॉलिक्यूल। क्या होता है? ये नाइट्रोजनस बेसिस के इन बिटवीन में ये इंसर्ट हो जाते हैं सो दैट द होल डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, 3-dimensional स्ट्रक्चर ऑफ द DNA डबल हेलिक्स कोलैप्स, क्योंकि इसके बीचों बीच में ये क्या आ गए हैं? ये आ गए हैं अलग अलग इंटरकैलेटिंग एजेंट, जिसकी वजह से पूरा जो हेलिक्स है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो ये एक एग्जांपल के लिए भी आप लोग याद रख सकते हैं कि कौन से ऐसे एजेंट्स हैं जो फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन कॉज करते हैं, लाइक प्रोफ्लेविन एंड एक्रिडिन ऑरेंज। मोरोवर ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कि द डिजीज़ एसोसिएटेड विद पर्टिकुलरली फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन। सो द मोस्ट कॉमन डिजीज़ इज क्रोन्स डिजीज़, cystic fibrosis and Tay-Sachs disease, and also some form of cancer are caused due to the frameshift mutation। यानी कि ओपन रीडिंग फ्रेम में जीन के जो डिस्टर्बेंस आता है उसकी वजह से क्या होता है? बहुत सारे डिजीज़ेस देखी जाती हैं, जिनमें से कुछ कॉमन डिजीज़ेस मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं जो कभी कभार MCQ में पूछा जा सकता है। नाउ लेट्स रीड मोर इनटू फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन। द एडिशन और डिलीशन of a nucleotide usually changes the reading frame, altering all the amino acid encoded by the codons following the mutation. फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन का जो मेन कॉज होता है वो क्या होता है? ऑल्ट्रेशन ऑफ द ओपन रीडिंग फ्रेम। यानी कि जो हमारे जीन का जो ORF होता है उसमें क्या होता है? इंसर्शन और डिलीशन से जो चेंजेस आते हैं, जिससे क्या होता है? जो कोडॉन्स होते हैं वो भी ऑल्टर हो जाता है। अगर कोडॉन्स ऑल्टर हो गए तो एक पर्टिकुलर कोडॉन जो अमीनो एसिड को कोड कर रहा था वो तो अब चेंज हो जाएगा, तो जो पूरा ही प्रोटीन बनेगा वो ऑल्टर्ड प्रोटीन बनेगा। मेनी अमीनो एसिड कैन बी अफेक्टेड, सो फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन जनरली हैव ड्रास्टिक इफेक्ट ऑन दी फेनोटाइप। ये इसका मेन पॉइंट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही कोडॉन को वो इफेक्ट करे, बहुत सारे मल्टीपल कोडॉन्स को इफेक्ट करता है फ्रेमशिफ्ट म्यूटेशन। यानी कि बहुत सारे कोडॉन्स में इंसर्शन या डिलीशन हो जाए किसी भी न्यूक्लियोटाइड बेस का, तो क्या होगा? उससे पूरा जो अमीनो एसिड वो कोड कर रहा था वो तो चेंज हो जाएगा, यानी कि पूरा प्रोटीन ही ऑल्टर हो गया। प्रोटीन ऑल्टर हुआ इट मीन्स कि फिनोटाइप जो चेंज हो रहा है, जो एसोसिएटेड है फिनोटाइप के लिए वो प्रोटीन, वो पूरा ऑल्टर हुआ। इट मीन्स कि जो फिजिकल
अपीयरेंस है, फॉर एग्जांपल अगर वो आई कलर से एसोसिएटेड है वो प्रोटीन, तो आई कलर ही चेंज हो जाएगा। या फिर अगर किसी और फंक्शन के लिए वो एसोसिएटेड है, तो जो प्रोटीन उसे चाहिए था, जो अमीनो एसिड से वो प्रोटीन बन रहा था, उसकी जगह में अगर कुछ और आ गया तो क्या होगा, वो ऑल्टर्ड प्रोटीन है, वो फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगा। एंड ऑल्सो नॉट ऑल इंसर्शन एंड डिलीशन लीड्स टू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारे रीडिंग फ्रेम में कोई भी अगर न्यूक्लियोटाइड ऐड हो जाए, इंसर्ट हो जाए या डिलीट हो जाए तो वो हमेशा फ्रेम शिफ्ट ही कहलाएगा, नहीं। बिकॉज कोडॉन कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड, इंसर्शन एंड डिलीशन कंसिस्टिंग ऑफ एनी मल्टीपल ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड विल लीव द रीडिंग फ्रेम इंटैक्ट। इसका ये मतलब है कि अभी जस्ट मैंने बताया कोडॉन्स ट्रिप्लिकेट्स में होते हैं, तो अगर 3 डिलीट हो रहे हैं या 3 इंसर्ट हो रहे हैं तो वो फ्रेम तो इंटैक्ट ही रहेगा। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कब होता है, जब ये तो डिलीट हो जाए, 3 में से 1 डिलीट हो जाए तो कितने बचे, 2 ही बचे, या फिर एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाए तो 3 के बजाय 4 हो गए, देन एंड देन ओनली फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अकर्स। Although the addition or removal of one or more amino acid may still affect the phenotype, these mutations are called in frame insertion and deletion। जब ऐसा म्यूटेशन होता है कि पूरा कोडॉन्स डिलीट नहीं होते हैं, आई मीन पूरे कोडॉन्स इफेक्ट नहीं होते हैं, तो उन म्यूटेशंस को क्या बोलते हैं, इन फ्रेम इंसर्शन और डिलीशन। यानी कि पूरा का पूरा जो रीडिंग फ्रेम है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ है, सिर्फ सिंगल इंसर्शन या डिलीशन हुआ है, लेकिन हमारा जो रीडिंग फ्रेम है वो इंटैक्ट है, दैट इज़ नोन एज इन फ्रेम इंसर्शन। लेकिन फ्रेम शिफ्ट क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट में फिनोटाइप ही ऑल्टर हो जाता है, क्योंकि रीडिंग फ्रेम डिस्टर्ब हो गया है, ऑल्टर हो गया है। रीडिंग फ्रेम ऑल्टर हुआ तो कोडॉन्स जो अमीनो एसिड कोड कर रहे थे ओरिजिनली, वो कोडॉन्स कोड नहीं होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो प्रोटीन बनना था ओरिजिनली जिन अमीनो एसिड को पॉलीमराइज्ड करके, वो चीज़ नहीं बनेगी। एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है, इसको आप लोग रिलेट कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मूवी देखते हैं और आपका कुछ पार्ट मूवी के सीन में से मिस हो जाते हैं, तो क्या होता है, आपको पूरा मूवी समझ ही नहीं आएगा। अगर आपका मेन क्लाइमेक्स मिस हो जाएगा और आप डायरेक्टली लास्ट का पोर्शन देखेंगे तो क्या होगा, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या उसका स्टोरी था, क्या वो मूवी से हमें ऑडियंस को मिल रहा था, वो चीज़ आप समझ नहीं पाएंगे। एंड ऑल्सो जैसे अगर आप कुछ बुक रीड करते हैं, कोई स्टोरी रीड करते हैं और उस बुक के कुछ पेजेस डिलीट हो गए हैं या फिर मिसप्रिंट हो गए हैं, तो क्या होगा, वो स्टोरी का पूरा आप जो मीनिंग था या पूरा जो सार निकल के आ रहा था वो आपको समझ नहीं आएगा। तो दिस इज़ व्हाट फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज़, यानी कि पूरा ही पूरा जैसे बुक में से कुछ पार्ट डिलीट हो गया या फिर वो पार्ट है लेकिन वो मिसप्रिंट हो गया है, तो भी आपको पूरा मीनिंग नहीं लगेगी वो स्टोरी। लाइकवाइज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में भी बेसिस या तो डिलीट हो जाते हैं या एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, तो पूरा का पूरा ओपन रीडिंग फ्रेम क्या है, डिस्ट्रॉय हो गया। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जो होता है, यानी कि अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इन अ जीन रेफर्स टू द इंसर्शन और डिलीशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस इन अ नंबर दैट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3। ये तो अभी हमने डेफिनेशन भी देखा कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन जब होता है किसी भी जीन में, तो क्या होता है, जब इंसर्शन या डिलीशन हो जाता है तो जो उसका ओपन रीडिंग फ्रेम है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कि हमारे जो सेल की एक मतलब कैपेबिलिटी ही है कि वो कभी भी जो जीन का कोड है उसको हमेशा ट्रिपलेट कोडॉन्स के फॉर्म में पढ़ता है। तो और हर एक कोडॉन एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करता है। जो 20 डिफरेंट अमीनो एसिड हैं उनमें से एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करता है। तो उस वजह से इंसर्शन या डिलीशन की वजह से क्या होता है, वो कोडॉन में चेंजेस आते हैं। तो जो वो ओरिजिनली कोड कर रहा था जिस अमीनो एसिड के लिए, वो अब ऑल्ट्रेशन की वजह से दूसरा अमीनो एसिड बनाएगा, एंड इन दैट केस द प्रोटीन विल बी नॉट अवर प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट बट द ऑल्टर्ड प्रोटीन विल फॉर्म। इस डायग्राम से समझते हैं थोड़ा सा इजी वे में। ये जो ऊपर में दिख रहा है ये किसका ORF है, ये नॉर्मल जीन का ORF है, और ये जो नीचे में दिख रहा है वो एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेटेड जीन का है, यानी कि एक ऐसे जीन का ओपन रीडिंग फ्रेम दिख रहा है जिसमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हुआ है। अब जब प्रोटीन बनता है ट्रांसलेशन के टाइम पे, तब क्या होता है, जो भी कोडॉन्स रहते हैं वो कोडॉन्स क्या होता है, एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कोड करेगा। जैसे AUG मिथियोनिन को कोड कर रहा है, ACG थ्रियोनिन को कोड कर रहा है। लाइकवाइज जो भी कोडॉन्स उस ORF में है वही प्रोटीन बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए
जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का जो ओपन रीडिंग फ्रेम दिख रहा है यहाँ पे एक इंसर्शन हो गया है CAC, यानी कि जो ओरिजिनल जीन था उसमें क्या दिख रहा था, CAA दिख रहा था। अब यहाँ पे क्या हो गया है, वो चीज़ वो हो गया है CAC, यानी कि C इंसर्ट हो गया है। अब इंसर्शन की वजह से क्या हो गया, उसके एंटी स्ट्रैंड में भी चेंजेस आएगा। अब ये जो पूरा चेंज है इंसर्शन की वजह से, वो पूरा ओपन रीडिंग फ्रेम चेंज कर दिया। तो पहले जो यहाँ पे प्रोलीन के बाद क्या बन रहा था, ग्लूटामाइन बन रहा था, अब यहाँ पे क्या बन रहा है, हिस्टिडीन बन रहा है। अब यहाँ पे टायरोसिन बन रहा था, यहाँ क्या बन रहा है, आइसोल्यूसिन बन रहा है। यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड बन रहा था, यहाँ क्या बन रहा है, आर्जिनिन बन रहा है। तो पूरा ही ये अमीनो एसिड इतना से इतना चेंज हो गया, ये पूरा ऑल्टर्ड अमीनो एसिड बना। कहाँ से, प्रोलीन के बाद से। तो उसके बाद क्या हो गया, ये जो प्रोटीन बना है वो क्या बन गया, ऑल्टर्ड प्रोटीन बना। बनना क्या चाहिए था ओरिजिनली, ये वाला प्रोटीन बनना चाहिए था, बट ड्यू टू इंसर्शन जो पूरा प्रोटीन बना है वो ही ऑल्टर्ड प्रोटीन बना है। Now let's solve some questions. The first question is, which type of mutation occurs when there is an addition or removal of a base? So due to the addition or removal of a base, a frame shift mutation occurs because it alters the reading frame of a gene, because it ultimately causes the alteration in the codons, and then the amino acid coded by the codon is also altered. So the correct answer for this question is frame shift mutation. And the next question is another variation of the first question, that is frame shift mutation occurs when the base is substituted, when a base is deleted or added, anticodons are absent, none of these. So the correct answer is base is deleted or added. अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस लेके आऊँ, so do subscribe my channel so that I feel motivated, and it gives me a great energy for making so many videos for all you people. So thanks for watching, and do like, share and subscribe my channel.